बीएससी पार्ट फर्स्ट पेपर फर्स्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पहला चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसके पहले हम 10 क्लास पढ़ चुके हैं, ये 11वीं क्लास है। बहुत सारी बातें हमने उसमें सीखी हैं। उसमें पिछली क्लास की अगर हम बात करें तो पिछली क्लास में हमने सीखा था कि किस प्रकार से एटॉमिक ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। इसको हमने अबॉव प्रिंसिपल कहा था। और अबॉव प्रिंसिपल में हमने 4 बातें सीखी थी। एक पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पाउली का अपवर्जन का नियम। फिर हमने सीखा था हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, हुंड की अधिकतम बहुलता का नियम सीखा था। फिर तीसरा था N+L रूल और चौथा था स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड एंड फील्ड ऑर्बिटल्स, अर्धपूर्ण और पूर्ण कक्षकों का स्थायित्व। तो इन चारों को नियमों को ध्यान में रखकर, यानी कि अबॉव प्रिंसिपल को ध्यान में रखकर हम किसी एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे, उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करेंगे कि इनके इलेक्ट्रॉन का विन्यास किस प्रकार होता है या इनमें इलेक्ट्रॉन किस प्रकार भरे जाते हैं। तो जैसा हमने पहले कहा था, हमें ये बात ध्यान में रखनी है कि इसमें जो भी मिनिमम एनर्जी के ऑर्बिटल्स होंगे, जिनके ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी, इलेक्ट्रॉन पहले उसमें आएगा और उसके बाद जैसे जैसे इनकी एनर्जी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उनमें इलेक्ट्रॉन भरते चले जाते हैं। तो एक सरल तरीका इनको याद रखने का और सीखने का ये है कि आप पहले इलेक्ट्रॉन जो भी आपको ऑर्बिटल्स में भरे जाते हैं उनको एनर्जी लेवल के हिसाब से लिख लीजिए। जैसे मान लीजिए हम यहाँ लिखें पहले 1s, सबसे कम एनर्जी 1s की होती है, उसके बाद 2s, फिर 2p। तो आप पहले सबके लिख लीजिए, पहले 3s, 3p और 3d। आप जानते हैं s में केवल फर्स्ट जो जिसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू है कि उसमें केवल एक ऑर्बिटल होगा s। जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 2 होगी तो s और p होंगे, जब 3 है तो spd होगी, यदि 4 है तो ये 4s, 4p, 4d और 4f, यदि 5 है तो 5s, 5p, 5d, 5f, 5g। इसके बाद यदि 6s है तो 6s, 6p, 6d। इसके बाद फिर ये 7s, 7p और उसके बाद 8s, और इस तरह से हम और भी लिख सकते हैं। तो ये ऑर्बिटल्स को हम बहुत आसानी से इसमें हम लिख लेंगे। अब इनको आप इस प्रकार से याद रखेंगे तो आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। यहाँ जैसे मान लीजिए इसके नीचे आ जाएगा 6f, उसके बाद वो सब कर सकते हैं। समझने की कोशिश करें। सबसे पहले किस में आएगा इलेक्ट्रॉन 1s, उसके बाद 2s। आप देखें यहाँ पे तो 1s से ज़्यादा एनर्जी किसकी हो गई 2s की, 2s से ज़्यादा किसकी हो गई 2p, 2p के बाद देखिए क्या आ रहा है 3s, तो 3s हो गया। 3s के बाद क्या आ रहा है 3p। आप समझिए किस तरह से लिखा हुआ है 3p, 3p के बाद 4s, 4s, 4s के बाद ये किस पे जा रहा है 3d में, तो यहाँ से ज़्यादा ये 3d, यहाँ 4s, 4s के बाद 3d, 3d के बाद फिर क्या आ रहा है यहाँ पर देखें, ये 4s, 3d, 4p, 5s, तो ये 4p, 5s, इसके 5s के बाद 4d, 5p, 6s, तो 4d, 5p, 6s, और उसके बाद 4f, 5d, 6p, 4f, 5d, 6p। तो आपको ये भरने का क्रम समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से इसमें इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। तो आपके ऑर्बिटल के किस एनर्जी लेवल के हैं या इनके एनर्जी लेवल किस प्रकार बढ़ते जाएंगे, ये इनकी ऊर्जाएं कैसे कैसे बढ़ेंगी, उसको ये याद करने का एक तरीका है। तो उसको आप इस तरह से लिख लीजिए, ये एरो बनाकर इसको सामने आ जाएगा, आपके समझ में आ जाएगा कि एनर्जी किस प्रकार इनकी बढ़ती जाती है। इसमें वो सारे नियम समाहित हो जाते हैं। तो इसको आपने सीख लिया। अब हम एक एक करके एक एक दो एग्जाम्पल लेंगे, उससे बात आपके समझ में आ जाएगी। जैसे मान लीजिए हमने कहा हमें सोडियम का भरना है, सोडियम एटॉमिक नंबर 11। अब इसका हम आपसे कोई कहे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे। आपके सामने सबसे पहले 1s है, 1s, s में आप जानते हैं अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2, तो हमने लिखा 1s2। 1s के बाद कौन आएगा 2s, तो यहाँ लिख दिया हमने 2s, अधिकतम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2। 2s के बाद में फिर क्या आएगा 2p, 2p में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 6। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने बनने 11, ये 2 और 2 4 और 6 10 हो गए। कहाँ तक आ गया यहाँ पर ये 2p तक। 2p बाद कौन आ रहा है 3s, तो बचा हुआ एक इलेक्ट्रॉन 3s में आ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो गया इसका 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। ये जो 10 इलेक्ट्रॉन है इनको ये हम कह सकते हैं ये नियोन में, तो या हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको नियोन 3s1। या तो सोडियम कैसे लिखे 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, या फिर नियोन 3s1। तो इस तरह से हम इसको आसानी से लिख सकते हैं। एग्जाम्पल एक पिछली क्लास में मैंने लिया था, जैसे मान लीजिए क्रोमियम का था, उससे पहले मैं स्कैंडियम समझे फिर क्रोमियम समझेंगे। स्कैंडियम का नंबर 21, ये आप जानते हैं।
तो 21 के लिए लिखिए, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, हमने यहाँ पे लिख दिया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। इसके बाद यहाँ पर कितना आ गया, यहाँ पर आया 4s2, गिने देखो 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12 6 18 2 20, इसका नंबर कितना है 21। कहाँ तक गया था 4s के बाद किस में आएगा 3d में, तो ये 3d में। तो अब इससे आपसे कोई पूछे स्कैंडियम का नंबर कितना है, तब ये 1s स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1। अब हमें मालूम है यहाँ तक का जो है 2 और 2 4 और 6 10 और 18 किसका होता है आर्गन का, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, स्कैंडियम को 21 बना सकते हैं हम इसको, ऑर्गन का नंबर 18 होता है और उसके बाद में 3d1 4s2, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। स्कैंडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ वो क्या हुआ 3d1 4s2। तो इस तरह से हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता सकते हैं। अब जैसे मैंने पिछली क्लास में बात की थी क्रोमियम के लिए, तो यहाँ पर हम लिखते हैं मान लीजिए क्रोमियम, और क्रोमियम का नंबर 24। तो अब यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 18, तो यहाँ तक हो गए, 2 इसके 20, तो 4 से बचे 24, 24 हो गए। तो यहाँ में क्या करना पड़ता है 4s2 3d4, लेकिन जैसे हमने पिछली क्लास में सीखा था कि हाफ फील्ड और फील्ड ऑर्बिटल स्टेबल होते हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा 35 और ये कितना आ जाएगा 4s। तो इस तरह से किसी भी एलिमेंट का आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो आप क्या क्या बातें ध्यान में रखेंगे, आप वो प्रिंसिपल ध्यान में रखिए, सारे आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आसानी से लिख देंगे। एक चीज़ यहाँ और सीखें, इन्हीं की मैं बात करता हूँ, ये स्कैंडियम वाले जो केस की मैंने बात की है, यहाँ ध्यान से देखिए होता क्या है, उसको ध्यान से समझें। पहले क्या होता है, जब तक हम 18वें नंबर की बात कर रहे हैं ऑर्गन की, तब तक स्थिति है यहाँ पर ऑर्गन में आपको मालूम है 3p6 तक आया है, उसके बाद 4s में इलेक्ट्रॉन आ रहा है, किसमें सबसे पहला पोटेशियम में, इसका नंबर 18 है और 19वें नंबर का है पोटेशियम। मान लीजिए हम यहाँ लिखते हैं 4s और यहाँ लिखते हैं मान लीजिए 4p और उसके बाद 3d। तो अब स्थिति देखिए, यहाँ तक जब 19वें नंबर का पोटेशियम है तो पहला इलेक्ट्रॉन किस में आएगा, यहाँ पर 4s में आएगा, ये इलेक्ट्रॉन 4s में आएगा। क्यों? क्योंकि इन तीनों में 4s की एनर्जी कम है। लेकिन जैसे ही इसमें एक इलेक्ट्रॉन आता है तो ये 3d नीचे आना शुरू हो जाता है, तो यहाँ आ जाएगा इस जगह पर, अभी भी 4s यहाँ रहेगा, ये 4s है, यहाँ पर आ जाएगा 3d और ये आ जाएगा 4p, और 20वें नंबर का कैल्शियम, और कैल्शियम में दोनों इलेक्ट्रॉन इसमें आएंगे, कैल्शियम के दोनों इलेक्ट्रॉन किस में आएंगे 4s में आएंगे। लेकिन जब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भर गए तो 3d की एनर्जी और कम होगी, अब यहाँ आ जाएगा 3d, यहाँ आ जाएगा 4s और ये आ जाएगा 4p। 4s के 2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, जब स्कैंडियम का नंबर 21वां नंबर आएगा तो इलेक्ट्रॉन किस में आएगा 3d में। तो क्यों आया 3d में? क्योंकि पहले इसमें क्यों आया, क्योंकि 4s की एनर्जी कम थी। अब क्यों आ रहा है, क्योंकि 3d की एनर्जी कम है। तो 4s की एनर्जी से 3d की एनर्जी कम हो जाती है और उस कारण से इसमें इलेक्ट्रॉन आ जाता है। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आते जाएंगे, पहले स्कैंडियम में 21वां इलेक्ट्रॉन, इसके बाद में जैसे टाइटेनियम आएगा 22वां इलेक्ट्रॉन, वेनेडियम में 23वां इलेक्ट्रॉन, और उसके बाद क्रोमियम में 24वां इलेक्ट्रॉन। जैसे ही आएगा वैसे वैसे इसकी एनर्जी बढ़ती जाती है, तो इन दोनों में एनर्जी गैप कम होता जाएगा, और एनर्जी गैप कम होता जाएगा तो ये एक्सचेंज एनर्जी की वैल्यू कम हो जाएगी, जिससे कि s का इलेक्ट्रॉन उठकर इसमें आ जाएगा। आप पूछोगे अभी क्यों नहीं आया, प्रश्न सुनो ध्यान से। यहाँ d में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 10 और है 1, तो आप कहोगे ऊपर वाले हायर एनर्जी ऑर्बिटल में तो ज़्यादा है, नीचे वाले में कम है, तो ये इलेक्ट्रॉन इसमें क्यों नहीं आ गए? वो इसलिए नहीं आ गए क्योंकि एक्सचेंज एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा थी, इन दोनों में एनर्जी गैप ज़्यादा है। लेकिन जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन आता चला जाएगा वैसे वैसे इनका एनर्जी गैप कम होता चला जाएगा, और 4 के बाद में एनर्जी गैप इतना कम हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन आसानी से आ जाता है, और फिर 4s की एनर्जी 3d से कम हो जाती है। तो आयरन में जो 26वां इलेक्ट्रॉन आएगा उसकी जो इलेक्ट्रॉन जो आता है मैंगनीज में, सॉरी वो किस में आता है, मैंगनीज में वो 4s में आता है वापस से, फिर 3d5 4s2 होता है। तो ये बात ध्यान में रखने की है। एक और बात सीखें यहाँ पर, देखो जैसे मैंगनीज की बात करते हैं, मैंगनीज का बात आई है तो उसी का एग्जाम्पल ले लें। मैंगनीज का नंबर है 25, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 3d5 4s2, आर्गन तो आएगा ही आएगा पहले, उसके बाद 3d5 4s2। तो मैंगनीज की +2 स्टेट स्टेबल होती है, क्यों? क्योंकि s में से दोनों इलेक्ट्रॉन निकल गए, उसके बाद जो बच गया d का वो हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन बच गया, तो हाफ फील्ड बन जाने के कारण से ये स्टेबल हो जाएगा।
किससे ज़्यादा स्टेबल होगी? ये ज़्यादा स्टेबल होगी Mn3+ से, क्योंकि Mn3+ अगर हुआ तो एक इलेक्ट्रॉन किस में से जाएगा? आपकी बात, दो तो S में से चले गए, एक किस में से जाएगा? D में से, फिर इसमें रह जाएंगे D4 सिस्टम, और D4 सिस्टम स्टेबल होगा नहीं। तो मैंगनीज की 2+ ज़्यादा स्टेबल स्टेट है बजाय मैंगनीज 3+ की। अब बात करते हैं आयरन की, Fe26, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होगा? 3d6 4s2। अब इसके दो बन सकते हैं, एक Fe2+ और एक Fe3+। Fe2+ का मतलब क्या? Fe2+ का मतलब 3d6 4s0। 2+ कब होगा? जब दो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो 3d6 4s0। 3d6 में अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 4, लेकिन Fe3+ में कितने रह जाएंगे? दो इसमें से, एक इसमें से गया, तो यहाँ गया 3d5 4s0। इसका लिखे हम कॉन्फिगरेशन, तो हो गया 3d6 4s0 और इसका होगा 3d5 4s0। फिर वो नियम याद रखिए, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होगा तो स्टेबल होगा। तो आपकी बात समझ में आ रही होगी। Fe2+ और Fe3+ में कौन ज़्यादा स्टेबल है? Fe3+। क्यों स्टेबल है? क्योंकि इसमें हाफ फिल्ड कॉन्फिगरेशन मिल रहा है, अर्धपूर्ण विन्यास मिल रहा है, जबकि इसमें अर्धपूर्ण विन्यास या हाफ फिल्ड कॉन्फिगरेशन नहीं है। तो हम इन बातों का भी ध्यान में रखेंगे कि कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा। तो इस आधार पर हम ये बता सकते हैं, क्योंकि हाफ फील्ड कॉन्फिगरेशन Fe3+ में मिल रहा है, इसलिए Fe3+ Fe2+ की तुलना में अधिक स्थायी होता है। लेकिन मैंगनीज का केस देखें तो मैंगनीज में Mn2+ Mn3+ की तुलना में अधिक स्थायी होता है। तो आप इसके बाद कोई सा भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आपको लिखने को आए तो आप आसानी से लिख सकते हैं। लेंथेनाइड्स की बात करें तो लेंथेनाइड्स में जब लेंथेनम 57, ये लेंथेनम है 57, इसमें तो इलेक्ट्रॉन किस में आता है? डी ऑर्बिटल में आता है। लेकिन इसके बाद से जैसे ही सीरियम का केस लेते हैं, इसका नंबर 58 है, तो इलेक्ट्रॉन डी की बजाय किस में आएगा? 4f में आएगा। यहाँ 5d में आता है, 5d के बाद ये 4f में इलेक्ट्रॉन आने लगता है। तो ये सब बातें जब हम ध्यान में रखेंगे, हमारे सामने बस ये रहना चाहिए कि पहले किस में इलेक्ट्रॉन आएगा, जैसे जैसे एनर्जी लेवल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन इनमें आते चले जाएंगे। आप बहुत सिद्धांत ध्यान में रखें, N+L का रूल ध्यान रखें, स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड ऑर्बिटल ध्यान रखें, तो आप आसानी से किसी भी एलिमेंट का आपसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पूछे तो आप बता सकते हैं। लेकिन यदि आपसे पूछे आयंस का, जैसे मान लीजिए आपसे कहे मानो सोडियम प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखिए। और हम पहले सोडियम का देखें तो क्या था? सोडियम का हमारे पास अगर आपको याद हो तो इसका सोडियम का नंबर 11 है, तो यहाँ आ जाएगा नियॉन, और नियॉन के बाद में था 3s1, नियॉन के बाद 3s1। तो इलेक्ट्रॉनिक गैस को हम ऐसे लिख सकते थे 1s2 2s2 2p6 और 3s1। लेकिन सोडियम प्लस में क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन निकल गया। ऐसे ही सोडियम का मतलब आपने देख लो, सोडियम प्लस का मतलब इसमें 10 इलेक्ट्रॉन लगे हैं। अब इसमें इलेक्ट्रॉन लगे 10, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होगा इसका? 1s2 2s2 2p6। तो ये ध्यान रखना आप कि जरूरी नहीं है आपसे वो एलिमेंट का पूछे, वो आपको आयन का पूछ सकता है। तो आयन का पूछते समय ध्यान रखें उसमें अब कितने इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। Cl- पूछे, Cl का तो क्या होगा आपको मालूम है, Cl का नंबर 17 है। 17 का मतलब क्या हुआ? नियॉन, उसके बाद में 3s2 3p5, ये 17 हो गया। लेकिन आपसे पूछे मानो Cl-, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसमें ज़्यादा हो गया, तो अब कितना हो गया यहाँ पर? नियॉन, और फिर आ जाएगा 3d2 3s2 3p6। तो 3s2 3p6 से अभी हम Cl- का कॉन्फिगरेशन बता सकते हैं। तो आयन का पूछ रहा है, कैटाइन का, एनाइन का, उसका ध्यान रखें। एलिमेंट किसका पूछ रहा है उसका ध्यान रखें, और आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जो भी आपसे एग्जाम में लिखने को आए आप आसानी से बता सकते हैं। तो इसको प्रैक्टिस कीजिए जितनी बार, जितने एलिमेंट की आपके बुक में पीछे दिया हुआ है आप उनकी प्रैक्टिस करें। बुक में क्वेश्चंस दिए हुए हैं, एग्जाम के आए क्वेश्चन दिए हुए हैं। आप CBH की बुक खरीद लें, CBH की बुक में सारे क्वेश्चन को दिए हुए हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं। तो उनमें से सारे क्वेश्चंस को करें, सॉल्व करें, आपको आइडिया लगेगा कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, किस प्रकार उनको सॉल्व किया जाए।